हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 10th क्लास साइंस। और प्यारे विद्यार्थियों, 10th क्लास साइंस के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th आवर्त सारणी के बारे में, यानी कि आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब देखो, तत्वों को किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया, किस प्रकार से आवर्त सारणी बनाई गई, किस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित करते हुए उनको अध्ययन की दृष्टि से आसान बनाया गया, इसके बारे में चर्चा अपन पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को वो वीडियोज़ बिल्कुल पसंद आए होंगे और बात भी समझ में आई होगी। अब बात करेंगे अपन आगे की तरफ, और वो बात है अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। अब देखो, आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसके अंदर गुण कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब देखो, सबसे पहला गुण आप लोगों को ध्यान रखना है संयोजकता। देखो, संयोजकता का एक सिंपल सा मतलब होता है संयोग करने की क्षमता, यानी कोई भी एक तत्व जितने अन्य तत्वों से संयोग करता है वो उसकी संयोजकता होती है। जैसे कि कोई एक तत्व ने दो तत्वों से संयोग किया, एक तत्व ने दो अन्य तत्वों से संयोग किया, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक तत्व ने कोई 3 अन्य तत्वों से संयोग किया, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि कोई भी एक तत्व की अन्य तत्व के साथ संयोग करने की जो क्षमता होती है उसको अपन संयोजकता कहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी होगी, ये तो अपन ने किस आधार पर देखा है कि कितने अन्य तत्वों से संयोग कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे संयोजकता। जैसे 3 तत्वों से संयोग किया, 3 अन्य से, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मान लेते हैं कोई एक तत्व है 4 अन्य तत्वों से संयोग कर रहा है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में कि जैसे यहाँ पर MgCl2 है, MgCl2 है, तो MgCl2 में Mg की संयोजकता जो होगी ना, Mg की संयोजकता जो होगी वो कितनी होगी भाई, बताओ आप लोग। यहाँ पर संयोजकता होगी 2। अच्छा, 2 क्यों बताई मैंने? क्योंकि देखो, यहाँ पर एक मैग्नीशियम जो है ना, इस मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन से संयोग कर रखा है। देखो कितने संयोग कर रखा है? 2 क्लोरीन से, यानी एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। कैसे आया ये? संयोग करने की क्षमता के आधार पर। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता। कोई भी एक तत्व जितने अन्य तत्वों से संयोग करता है वो कहलाती है उसकी संयोजकता। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो देखो, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। यानी किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही आप लोग उसकी संयोजकता ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। अब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से संयोजकता जो होती है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है? तो देखो, मैंने क्या बोला यहाँ पर? मैंने बोला कि इसकी संयोजकता 2 है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? 2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। इसीलिए संयोजकता कितनी होगी इसकी? 2 है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि किसी भी यौगिक की संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये संयोजकता के बारे में बात हो गई है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो है अपना परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज। अब सुनो, कोई भी परमाणु की साइज कैसी होती है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। देखो, कोई भी परमाणु जो होता है ना, उसके केंद्र में तो होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। ऐसा ही होता है परमाणु। देखा होगा आप लोगों ने सभी ने कि परमाणु में केंद्र के अंदर तो होता है कौन? नाभिक, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब सुनो, होता क्या है कि इस परमाणु में बीच में नाभिक है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना। अब सुनो, अपन क्या करते हैं, यदि इस नाभिक और इस परमाणु, इससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की ये दूरी निकाल लेना अपन, ये वाली दूरी,
इस दूरी को अपन बोलते हैं क्या, इस दूरी को बोलते हैं अपन परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, इसको परमाणु त्रिज्या नाम क्यों दिया? क्योंकि भाई एक बात बताओ, आप लोगों को पता है ना, कोई भी गोला होता है, उस कोई भी गोले में केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। ये होता है ना, कोई भी गोले में केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। तो वैसा है, तो यहाँ पर है, देखो ये केंद्र है, नाभिक कौन है? केंद्र है। और ये कौन है? इलेक्ट्रॉन क्या है? परिधि पर है। ठीक है, तो नाभिक और परिधि के बीच की दूरी यानी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है? ये परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने परिभाषा क्या लिखाई हुई है। परमाणु परिभाषा है, किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी जो होती है उसको परमाणु त्रिज्या या परमाणु की साइज कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में? कैसे लिखा अपन ने इसको, बात समझ में आई सभी को? क्या बोला मैंने कि जैसे किसी भी वृत्त में उसके केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, वैसे ही किसी परमाणु में नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये था अपने पास परमाणु त्रिज्या के बारे में बात। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो इस परमाणु त्रिज्या को मापते कैसे हैं? तो देखो ये परमाणु त्रिज्या जो है ना, इसका मान बहुत छोटा होता है, इसका मान बहुत छोटा होता है और इसीलिए इसको मापा जाता है किसमें? पिकोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? पिकोमीटर में। ध्यान रखेंगे, परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर में मापते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की घात -12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर के बराबर होता है। तो पिकोमीटर में कौन मापते हैं किसको? इस परमाणु त्रिज्या को। आ जाएगी बात समझ में? अब सुनो, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आता है कि वर्ग या समूह। देखो आवर्त सारणी में अपन ने वर्ग भी पढ़े हैं, आवर्त भी पढ़े हैं। अब तो सब समझ गए होंगे कि वर्ग क्या होता है, आवर्त क्या होता है। क्या होता है भाई? खड़ी लाइनें जो होती है वो वर्ग होती है, आड़ी लाइनें क्या होती है? आवर्त होती है। ये बात अपन सब समझ गए होंगे। ठीक है ना? अब सुनो, यहाँ पर होता क्या है कि ये खड़ी लाइनें तो है वर्ग, खड़ी लाइनें तो क्या है? वर्ग। और ये आड़ी लाइनें क्या है? आवर्त है। क्या है? आवर्त है। इस प्रकार की होती है आवर्त सारणी, बिल्कुल डिब्बे जैसी, है ना? अब देखो होता क्या है, ये ऊपर वाले तो वर्ग हैं और नीचे वाले क्या हैं? ये आवर्त हैं, आड़ी लाइनें। अब देखो होता क्या है, जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं ना, वर्ग में कहाँ जाते हैं? ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है ना? कैसे बढ़ती है? तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे बात करते हैं यहाँ पर कि देखो मान लेते हैं यहाँ पर कोई तत्व था 1 नंबर पे, है ना? अब इस 1 नंबर पे जो तत्व था ना, उसके पास केवल 1 कोष होता है। कितना कोष होता है उसके पास? 1। ये 2 नंबर पे जो तत्व होगा उसके पास कितने कोष होंगे? उसके पास होंगे 2 कोष होंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर का जो तत्व होगा उसके बाद कितने कोष हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो देखो 1 2 और 3। अब देखो यदि इनकी त्रिज्याओं की तुलना करें ना अपन, वैसे ही नीचे हो जाएगा। 4 नंबर वाले के पास 4 कोष हो जाएंगे, है ना? इस प्रकार से। अब सुनो, यहाँ पर बात करते हैं बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखो अपन क्या बोल रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या होती है ना? अब मैंने क्या बोला कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? कोषों की संख्या बढ़ती है। देखो यहाँ 1 कोष है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नीचे फिर आगे 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, है ना? अब सुनो, पहले वाले में क्या हुआ? नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतनी सी है। दूसरे वाले में 1 कोष बढ़ गया तो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी थोड़ी सी क्या हो गई? बढ़ गई। यहाँ पर 3 कोष हो गए तो नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी थोड़ी सी और बढ़ गई। तो आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग ये देख रहे हैं कि वर्ग में जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ती है ना, तो होता क्या है
यहाँ पर जो है ना परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। कैसे बढ़ा? देखो, कोश की संख्या 1 थी तो परमाणु त्रिज्या छोटी है, कोश की संख्या 2 थी परमाणु त्रिज्या थोड़ी और बड़ी है, यहाँ पर कोश की संख्या 3 है परमाणु त्रिज्या और बड़ी है, फिर इसी प्रकार से कोश की संख्या 4 होगी परमाणु त्रिज्या और बड़ी होगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो क्या होता है कि कोशों की संख्या बढ़ने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण ये जो परमाणु त्रिज्या है, इस परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाता है। तो मैंने ये लिखा हुआ है, देखो, वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? अब आगे सुनो, अगली बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो अगली आती है आवर्त में। अब सुनो, यहाँ पर वर्ग की बात हो गई है, अब आवर्त की बात करेंगे। आवर्त क्या होता है? आड़ी लाइन। आवर्त में कहाँ जाएंगे अपन? आवर्त में अपन जाएंगे बाएं से दाएं। आवर्त में कहाँ जाएंगे? बाएं से दाएं अपन जाएंगे। कैसे जाएंगे भाई बाएं से दाएं? देखो यहाँ पर इस प्रकार से जाएंगे, इस तरह से, है ना। अब सुनो, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं ना, तो होता क्या है, बाएं से दाएं जाने पर होता क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है या परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है या परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? तो देखो भाई, होता क्या है कि ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में चक्कर लगा रहा है। अब सुनो, होता क्या है कि जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं ना, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो ये जो नाभिक है ना, इस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। अब नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक में क्या बढ़ेगा? धनावेश बढ़ेगा। और ये जो धन है ना, ये इस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को, देखो इसके ऊपर ऋणावेश है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैंने धन लिखा हुआ है। आपको पता है ना, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। तो ये धनावेश क्या करेगा? इस ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा। अब इसने यदि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो ये पास में आएगा, और पास में आएगा तो त्रिज्या में क्या जाएगी? कमी आ जाती है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्या बताया गया है मैंने कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिक में प्रभावी आवेश बढ़ता है। बढ़ता ही है भाई, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक में धनावेश बढ़ेगा। अब नाभिक में धनावेश यानी प्रभावी आवेश बढ़ेगा तो ये नाभिक क्या करेगा? ये नाभिक, क्योंकि इसके ऊपर धनावेश है तो ये इस ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा। खींचेगा मतलब ये पास में आएंगे, और पास में आएंगे तो त्रिज्या क्या जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि त्रिज्या जो होती है वो पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस प्रकार से पास में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। ठीक है ना। तो त्रिज्या में क्या जाएगी? कमी आ जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर देखा है इस गुणों के बारे में, मुख्यतः 2 गुणों के बारे में बात कर ली है मैंने यहाँ पर। एक तो है संयोजकता और दूसरा है परमाणु त्रिज्या। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरह से इन संयोजकता और परमाणु त्रिज्या के बारे में जो मैंने आप लोगों को बातें यहाँ पर बताई है, इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार अच्छे से देखेंगे। ठीक है। और फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थी अपनी बात यहाँ तक, और लगभग एक वीडियो अपना और बनेगा जिसमें ये अध्याय पूरी तरह से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इस अध्याय को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।